Hi everyone, welcome to the lecture 9 of modern history. ठीक है, तो till the last lecture we discussed about the different pillars of British administration, civil services, army, police, right? And in the continuation today, we're gonna discuss about the judicial organization. This is organization under British Empire, ठीक है? And the different adalats, the courts that got settled up, Sadar Diwani Adalat, Sadar Nizamat Adalat. If you have studied in the first two lectures of modern history, तो दीवानी राइट्स बंगाल में मिले थे और ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इम्प्लीमेंट करा था वहाँ पे, जिसके अंदर एक निजामत अदालत थी, मतलब निजामत और दीवानी दो थे. दीवानी स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू एंड निजामत वाज द टेरिटोरियल डिस्प्यूट एंड ऑल. ठीक है, तो वहाँ से आप कॉन्टेक्स्ट लेके इसको जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से समझ सकते हो. तो इसके अंदर जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम सदर दीवानी अदालत के बारे में पढ़ेंगे, सदर निजामत अदालत के बारे में पढ़ेंगे, एंड द ग्रेडेशन ऑफ कोर्ट. ग्रेडेशन ऑफ कोर्ट का मतलब है कि कैसे जो आज के टाइम पे हमारी डिस्ट्रिक्ट जज होती है, ठीक है, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, देन आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो क्रोनोलॉजी है या जो हायरार्की कह सकते हो जिसको, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो उसे हम ग्रेडेशन ऑफ कोर्ट के अंदर काउंट करेंगे. ठीक है, इसके अंदर आपका बेसिक सबसे छोटे से मुंसिफ कोर्ट है, देन रजिस्ट्रार कोर्ट है, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसके बारे में आप ढंग से पढ़ेंगे. इसके आगे जाके आपका सुप्रीम कोर्ट भी आएगा, वेरी फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता, कैलकाटा के आसपास जो हुआ था. देन हम थोड़ा बाइफिकेशन, ग्रेडेशन ऑफ कोर्ट बाय 1865, इसको और सिंप्लीफाइड करा गया था, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे. इसमें हम पढ़ेंगे कि जो डीसी था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, उसके पास से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों पावर्स को डाइवर्सिफाई कर दिया था और जुडिशियल पावर्स जो थी वो लिमिटेड कर दी गई थी. ठीक है, सो विल बी स्टडिंग दिस होल पोर्शन इन लेंथ इन टुडेज क्लास, एंड आफ्टर दिस विल बी स्टडिंग द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज. तो आज की क्लास में हम ज़मींदारी बंदोबस्त के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज टी, ज़मींदारी बंदोबस्त. ठीक है, इन इंग्लिश इट वॉज कॉल्ड एज परमानेंट सेटलमेंट. अब लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के अंदर टोटल 3 आते हैं आपके, ज़मींदारी बंदोबस्त, रियायतवारी सिस्टम एंड महतवारी सिस्टम. तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे ज़मींदारी बंदोबस्त के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दो चीज़ों को विल डिस्कस एट लेंथ, बिकॉज काफ़ी सारी कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट हैं इनमें, क्या क्या इंप्रूवमेंट थे और किस बेसिस पे इंप्लीमेंट हुए थे रियायतवारी और महतवारी, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो आज का आप यहाँ तक लिख सकते हो कि हम क्या क्या पढ़ेंगे. ज़मींदारी बंदोबस्त सिस्टम और नोन एज परमानेंट सेटलमेंट तक पढ़ेंगे. ठीक है, सो प्लीज़ राइट दिस डाउन. ठीक है, एंड राइट डाउन द वेरी फर्स्ट हेडिंग, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन अंडर ब्रिटिश एम्पायर. ठीक है, मैं ये डिलीट हटा रहा हूँ, पूरा रब कर रहा हूँ. ठीक है, in this write down the very first point, initiative to start modern judicial system in India was taken up by Warren Hastings. ठीक है, और इस तरह हम हर क्लास की तरह एक बाइफिकेशन कर देते हैं फॉर द ऑप्टिमाइज यूज ऑफ आवर बोर्ड. ठीक है, तो very first point you just write, initiative to start the modern judicial system in India was taken by Warren Hastings. ठीक है, next you write, on the basis of Mughal model he set up Diwani Adalat. In this civil cases were primarily taken up. मुगल अदालत के टाइम पे जो दीवानी राइट्स थे, वो सब जो बाइफिकेशन था, उसके बेसिस पे ही established दीवानी अदालत एंड अनदर वन वाज फौजदारी अदालत. ठीक है, फौजदारी अदालत. ठीक है, सो दीवानी अदालत इट वाज रिलेटेड टू सिविल केसेस, इसको लिख लो, और फौजदारी का मतलब था क्रिमिनल केसेस. ठीक है, अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सिविल केसेस आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए. ठीक है, और क्रिमिनल केसेस ऑब्वियसली जैसे जो ब्रूटल किलिंग्स हो गई आपकी, या फिर चोरी चकारी, स्टीलिंग, ऑल दोज थिंग्स, वो आपके क्रिमिनल केसेस में आता है. सिविल केसेस यूजुअली बिलोंग टू प्रॉपर्टी केसेस. ठीक है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया,
तो वो सब. So this was the second point. I'll just repeat the second point. On the basis of Mughal model, Warren Hastings set up Diwani Adalat and Fauzdari Adalat. Next, right? Appeals from Diwani Adalat were made. Appeals from the Diwani Adalat were made to the Sadar Diwani Adalat. ठीक है. सदर दीवानी अदालत, write down, and appeal from the फौजदारी अदालत were made in सदर निजामत अदालत. तो ये आपका सदर निजामत अदालत. ठीक है. Next, right? Both the court followed Hindu and Muslim laws. Hindu and Muslim personal laws अलग अलग थे, तो वो दोनों laws यहाँ पे फॉलो होते थे. तो हिंदू आज भी मतलब रिलीजन के बेसिस पे ना हमारे कई लॉज डिफ्रेंशिएटेड हैं. जैसे हिंदू मैरिज एक्ट अलग है और मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, तो वो सब बाइफिकेशन अभी भी है. तो विच इज़ मतलब ऑलमोस्ट ठीक है. वो एक रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे आपको एक चॉइस देता है. मतलब अनटिल अनलेस इफ इट्स गुड फॉर द ह्यूमैनिटी और सोसाइटी उससे सेफ सिक्योर रहती है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको फॉलो करने में. हिंदू एंड मुस्लिम लॉ वर फॉलोड. ठीक है. कहाँ फॉलो होते थे? कोर्ट के अंदर. कौन सा कोर्ट? ये वाली जो आपकी अदालत जिनको कहते हैं उसमें. ठीक है. नेक्स्ट, राइट? However, Lord Cornwallis brought changes in the framework. However, so Cornwallis भाई साहब आए, उन्होंने फ्रेमवर्क चेंज कर दिया. ठीक है. Cornwallis brought the changes in the framework. Under him, in the continuation you write, under him, the district and the Diwani Adalat were abolished, and circuit court were set up at Patna, Decca, Murshidabad and Calcutta. ठीक है. तो इसने क्या करा? इसने डिस्ट्रिक्ट एंड दीवानी कोर्ट को अबॉलिश कर दिया और उसकी जगह सर्किट कोर्ट गॉट established in पटना, डेक्का, मुर्शिदाबाद एंड कैलकाटा. पटना, डेक्का, मुर्शिदाबाद एंड चौथा जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैलकाटा. ठीक है. तो कॉर्नवालिस भाई साहब आए, इन्होंने फ्रेमवर्क चेंज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट और दीवानी अदालत को तो अबॉलिश कर दिया और उसकी जगह सर्किट कोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया. ठीक है. ऑल्सो राइट. नेक्स्ट पॉइंट, District Fauzdari and Diwani both were also abolished. तो इसके आने पे तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की आपकी दीवानी और फौजदारी की अदालत थी वो भी अबॉलिश हो गई. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल दीवानी एंड फौजदारी गॉट अबॉलिश्ड. ठीक है. ये सब कॉर्नवालिस के आने के बाद का हो रहा है. नेक्स्ट राइट, सर्किट कोर्ट acted as a court for appeal for civil and criminal cases. तो सर्किट कोर्ट जो था आपका, उसमें आप सिविल प्लस क्रिमिनल केस दोनों को फाइल कर सकते थे. ठीक है. मतलब जो अलग अलग बाइफिकेशंस थी वो हटा दी. नेक्स्ट राइट, in the continuation of the circuit court itself you can write okay, I'll just repeat the last point. Circuit court acted as a court for appeal for civil and criminal cases and it was under the supervision of an European judge. तो सर्किट कोर्ट में यूरोपियन जज का सुपरविजन था. ठीक है. आफ्टर दिस यू राइट,
Next you write Cornwallis also created district court which was popularly known as जिला अदालत. तो भाई साहब ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्टेब्लिश कर दी. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब इधर यही है जो हमारे पहले बाइफिकेशंस हो रहे थे ना फौजदारी दीवानी के बेसिस पे अलग अलग, उनको एक जगह ले आया. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विच वाज आल्सो नोन एज जिला. जिला इज अ हिंदी वर्ड. जिला अदालत, अदालत भी हिंदी ही वर्ड है. ठीक है, ये इस्टेब्लिश कर दिया उसने. ठीक है. इन द कंटिन्यूएशन कॉर्नवालिस, नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्नवालिस ऑल्सो established the Cornwallis also established the gradations of court. ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नवालिस ने ग्रेडेशन ऑफ कोर्ट करा. वो ग्रेडेशन ऑफ कोर्ट क्या है कि वो पूरा बाइफिकेशन था. तो यहाँ तक लिख लो, इसके बाद मैं पूरा रब करके बनाऊंगा बिकॉज एक पूरा फ्लो चार्ट है. ठीक है, सो यहाँ तक लिख लिया होगा तो आई जस्ट रब इट. पूरा ही मिटा रहा हूँ. ठीक है, तो लास्ट जो पॉइंट लिखा था वो था ग्रेडेशन ऑफ कोर्ट बाय कॉर्नवालिस. तो उसमें अब आप बनाना स्टार्ट करो. तो द लास्ट पॉइंट वाज ग्रेडेशन ऑफ कोर्ट बाय कॉर्नवालिस. ठीक है, अब इसमें लिखना स्टार्ट करो. सबसे बेसिक लेवल पे आपका मुंसिफ कोर्ट आता है. ठीक है, मुंसिफ कोर्ट के ऊपर आपका रजिस्ट्रार कोर्ट, रजिस्ट्रार कोर्ट. ठीक है, उसके ऊपर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है, इसके ऊपर आपका 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स जो हमारे डक्का, मुर्शिदाबाद, कैलकाटा और पटना में इस्टेब्लिश हुए थे. तो 4 प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ सर्किट, मतलब सर्किट कोर्ट कह लो, प्रोविंशियल, मैं इसको हटा के सर्किट कोर्ट फॉर प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील. ठीक है, अब इसकी आप इधर लोकेशन लिख सकते हो. इधर आपके वही जो थे पटना, डेक्का, मुर्शिदाबाद एंड कैलकाटा. ठीक है, इसको ब्रैकेट में साइड में लिखना. एक जगह लिख दोगे नोट्स में तो ठीक है. अब इसके बाद सदर केसेस ना बाइफिकेट हो गया. अब इधर सॉरी, ये थोड़ा हौच-पौच हो गया, ढंग से बनाएंगे. सदर निजामत कोर्ट, क्रिमिनल में बाइफिकेट, सदर निजामत कोर्ट. देन यू हैव इधर आपका सदर दीवानी. ठीक है, अब यहाँ से भी फैसला नहीं हुआ तो एक आपका बाइफिकेशन यहाँ और यहाँ आपका ये आ गया आपका सुप्रीम कोर्ट. ये अभी सुप्रीम कोर्ट जो हम बात करेंगे कैलकाटा का एक ही है अभी, तो उसके बारे में हम आगे अभी डिटेल में बात करेंगे. इसको आप बना लो. ठीक है, यहाँ से केस डाइवर्ट होता है, आपका सदर निजामत में जा सकता है क्रिमिनल के लिए, और दीवानी के लिए आपका नॉर्मल सिविल कोड या रेवेन्यू रिलेटेड. अगर वहाँ भी सुनवाई ख़त्म नहीं होती है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. ठीक है, और एन ऑल्टरनेटिव इज सुप्रीम कोर्ट के अलावा किंग ऑफ काउंसिल.
ठीक है। अब सदर निज़ामत कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना और सदर दीवानी कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना और किंग ऑफ काउंसिल में जाने में बेसिक डिफरेंस बस इतना है कि अगर कोई क्रिमिनल केस या कोई भी केस है जिसमें अमाउंट 500 रुपये से ज़्यादा है तो वही सिर्फ आपका किंग ऑफ काउंसिल में जा सकता है, बाकी सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। इसके बारे में अभी मैं पॉइंटर लिखा दूंगा, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये है आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट, इधर ब्रैकेट में लिख लो, हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट, ठीक है, किंग ऑफ काउंसिल। ये बना लो फटाफट, फिर आई विल डिक्टेट। Okay, write down. Only cases having greater than 500 rupees amount can go to the king of council, ठीक है। मतलब इधर अगर अमाउंट 500 रुपये से ज़्यादा है, $500 अमाउंट, तो ही जा सकता है। और सेम इधर भी है, ग्रेटर देन 500 अमाउंट, तो ही है इधर आ सकता है किंग ऑफ काउंसिल में, ठीक है। तो यू रोट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, ओनली केसेस हैविंग ग्रेटर देन 500 अमाउंट कैन गो टू द किंग ऑफ काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट यू राइट, सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन वाज लिमिटेड टू कैलकाटा एंड इट्स नियर बाय एरियाज। तो ये जो था, इट वाज लिमिटेड टू ओनली कैलकाटा। यहाँ लिख रहा हूँ बट आप लोग पॉइंटर्स में अलग से लिखना, मैं अभी इसको डिलीट करके हटा के पूरा बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट राइट, इन 1793 कॉर्नवालिस केम अप विद द फेमस कॉर्नवालिस कोड। 1793 में, आई जस्ट रब द होल दिस थिंग, आपने लिख लिया, बना लिया होगा, ठीक है। सेवनटीन 1793 में कॉर्नवालिस केम अप विद द कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। In 1793, Cornwallis came up with his famous Cornwallis Code, which was based on the separation of power, and it divested collector from all his judicial powers, and eventually the collector was only left with revenue administration, ठीक है। तो यहाँ लिख लो 1793 कॉर्नवालिस कोड which was based on separation of power, which divested collector, ये वही वाला डीसी कलेक्टर वाला अपना, from all his judicial powers, judicial power, and he was left with revenue administration, ठीक है। ये वाली पावर उसकी चली गई and he was only left with revenue, मतलब कलेक्टर एज, मतलब जो भी उसकी मल्टीपल पावर्स थी उसमें जुडिशियल पावर चली गई और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पावर रह गई, ठीक है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट राइट, इन 1831 विलियम बेंटिक, नेक्स्ट राइट, ये अभी हम ग्रेडेशन ऑफ कोर्ट्स ही पढ़ रहे हैं, इसका आपने पूरा मैप बनाया था, उसी के पॉइंटर्स हैं। तो नेक्स्ट राइट, इन 1831 विलियम बेंटिक abolished 4 provincial courts, जो हमने पटना, डेक्का, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता में बनाई थी, वो उसने abolish कर दी। In 1831 William Bentinck abolished 4 provincial courts and at their place a judicial commissionaries were created, ठीक है। इसने abolish कर दिए 4 provincial courts और उसकी जगह establish क्या करे, जुडिशियल कमिश्नरीज,
ठीक है। Next you write, as per the recommendations of the Indian Law Commission. Next you write, as per the recommendation of the Indian Law Commission by 1865, high courts were established in Calcutta, Madras and Bombay. So as per the recommendation of Indian Law Commission by 1865, हाई कोर्ट्स, मैं हाई कोर्ट पूरा लिख देता हूँ, रुको, हाई कोर्ट वो एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट एक कैलकाटा की बात हुई थी, बट अभी 1865 में जाके रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन लॉ कमीशन, इंडियन लॉ कमीशन वही है मकौले, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सो बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा में इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। रिकमेंडेशन, ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट ऐसे है कि एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन लॉ कमीशन बाय 1865, हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड एट कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे एट प्लेसेस ऑफ सदर दीवानी एंड सदर निजामत अदालत, ठीक है। तो ये जो आया, ये सदर दीवानी एंड सदर निजामत अदालत की जगह आया, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट द फाइनल पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वॉज फ्यूज्ड विथ कैलकाटा हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये जब बना तो जो सुप्रीम कोर्ट स्टार्टिंग में था वो फ्यूज हो गया। सो फ्यूजन ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। ये देखो डिफरेंस है, एक कैलकाटा हाई कोर्ट रीजन के हिसाब से था और सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा मतलब कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट था। तो दैट डजंट मीन कि सुप्रीम कोर्ट यूजुअली लिमिटेड था कैलकाटा रीजन तक, नहीं, उसके बियॉन्ड भी था। बट यस, जो वर्ड्स हैं, जो सीक्वेंस है, दैट स्पीक्स अ लॉट, ठीक है। सो नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट हेडिंग, तो ये हमारा नॉर्मल ग्रेडेशन था। उसके बाद लिखो ग्रेडेशन ऑफ कोर्ट बाय 1865। तो ये जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुई विलियम बेंटिक की, उससे पहले मतलब कॉर्नवालिस की, ठीक है, और आपका वॉरेन हेस्टिंग्स की, सब जाके जो बाइफिकेशन हुआ और जो डाइल्यूशन हुआ वो ग्रेडेशन ऑफ कोर्ट बाय 1865 में लिख लो। छोटा सा चार्ट है, ग्रेडेशन ऑफ कोर्ट बाय 1865, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, छोटा सा चार्ट बना लो। तो उसमें अब क्या रहेगा, you had your munsif, then you have your registrar, then you have your district, then you have your judicial commissionaries, and then you have your हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट ऑब्वियसली यू हैड योर कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। बना लो ऐसे, बॉक्सेस वगैरह आप लोग खुद बना लेना। तो ये अब जाके जो कॉम्प्लेक्सिटी पहले थी वो जाके अब रिजॉल्व हुई है, ठीक है। सो विद दिस जो हमारा कोर्ट्स का जुडिशियल वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। इसको लिख लो एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक इनफैक्ट, land revenue policies under British. Write down the heading, land revenue policies under British। इसके अंदर पहला जमींदारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, also known as permanent settlement,
ठीक है, ये सारा लिख लो, हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में. राइट डाउन द वेरी फर्स्ट पॉइंट. In order to generate sufficient revenues for longer period of time, Cornwallis started zamindari bandobast in 1793 in the provinces of Bengal, Bihar and Odisha. ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने जितना कुछ इम्प्लीमेंट करा है ना, वो आई डोंट थिंक किसी और ने इम्प्लीमेंट करा होगा कभी. ठीक है, तो I'll just repeat the very first point. In order to generate sufficient revenues for longer period of time, Cornwallis started zamindari bandobast in 1793 at Calcutta. कैलकाटा नहीं आएगा, बंगाल प्रोविंस की बात हो रही है. Started in 1799 in the province of Bengal, Bihar, Odisha. ठीक है, next you write. Later, it was also extended to the northern district of Madras. नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास का मतलब है आपके उड़ीसा तक का, उड़ीसा का जो सदर्न पार्ट है वो पूरा, एंड वाराणसी. ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मद्रास एंड वाराणसी तक ये सिस्टम वाराणसी तक एक्सटेंड हुआ. इट कवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट यू राइट, इट कवर्ड अराउंड 19% ऑफ द एरियाज, 19% एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, तो टोटल ये जो ज़मींदारी बंदोबस्त सिस्टम था, ये इसने 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो टेरिटरी थी उसको अपने अंडर सिस्टम में ले लिया. 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया एरिया. ठीक है, नेक्स्ट राइट, एरियाज concerned with the permanent settlement, areas concerned with permanent settlement were having the land ownership rights vested with जमींदास. ठीक है, तो परमानेंट कमीशन वाली जो लैंड होती थी उसका जो लैंड ओनरशिप था, लैंड ओनरशिप राइट was vested with जमींदार्स. ठीक है, परमानेंट कमीशन नहीं है, बार बार नहीं लिखूंगा इसलिए छोटा पीसी बना के लिख दिया. परमानेंट कमीशन की जो लैंड थी उसकी जो ओनरशिप थी, उसके राइट्स वाज वेस्टेड विद द जमींदार्स, बट ओनरशिप जो थी वो अभी भी ब्रिटिशर्स के पास थी. वो उसका यूज़ क्या था वो मैं आगे बताऊंगा अभी. तो लैंड ओनरशिप राइट्स वर वेस्टेड विद द जमींदार्स. इसी के नीचे लिख सकते हो, दीज ओनरशिप्स एंड राइट्स, इट वाज हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल. इट वाज हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल. अब इसमें लिखो मेन कैच पॉइंटर बना के, द अल्टीमेट ओनरशिप ऑफ लैंड वाज विद द कंपनी. अल्टीमेट ओनरशिप of land was with company and it can sell or auction the land in case of non-payment or अनटाइमली पेमेंट. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट ओनरशिप ऑफ लैंड वाज विद द कंपनी, इट कैन सेल / ऑक्शन लैंड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट एंड अनटाइमली पेमेंट. अनटाइमली पेमेंट का क्या मतलब है वो अभी हम आगे सनसेट क्लॉज में हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं. अनटाइमली पेमेंट अभी लिख लो इसको. ठीक है, इसको एस्टेक मार्क कर लेना बिकॉज ये क्लॉज था एक, मतलब मस्त था कि जमींदार खुश भी थे बट एट द सेम टाइम दे वर आल्सो अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिशर्स. ठीक है, नेक्स्ट राइट. तो फ्लो कैसे था,
British zamindars, and then you had your peasants. ठीक है, ओनरशिप थी ब्रिटिश के पास, राइट्स अल्टीमेटली ओनरशिप ब्रिटिश के पास थी, राइट्स दे दिए थे जमींदार्स को, जमींदार्स ने लैंड पीजेंट्स को दी थी, जो भी मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना, जो भी करना उसके लिए, जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसका टैक्स जाता था, उस टैक्स का 1/10 जमींदार्स के पास होता था, और ये दिस इज 1%, 10% ब्रिटिश को देना होता था जमींदार्स को। ठीक है, ये आगे पूरी साइकिल बता दूंगा मैं, बट अभी के लिए ऐसा था कि लैंड की अल्टीमेट ओनरशिप ब्रिटिश के पास थी, राइट्स दे रखे थे जमींदार्स को, जमींदार्स ने पीजेंट्स को दे रखी थी लैंड, और उस लैंड पे पीजेंट्स अपना जो भी वर्क कर सकते, एग्रीकल्चर वर्क कर सकते हो या कुछ और करते थे, वो सारी चीज़ें पीजेंट्स उस लैंड पे करते थे। ठीक है, ठीक है। अब इसी के अंदर परमानेंट कमीशन का जो क्लॉजेस वगैरह थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर दिस ऐसे बना के लिख लो, नेक्स्ट यू राइट, इट वॉज परमानेंटली फिक्स्ड दैट 10% ऑफ द एन, मतलब बताता हूँ अभी, रुको, जितना भी प्रोड्यूस हुआ it was permanently fixed that the 10 of the total revenue, it was permanently fixed that the 10% of the total revenue collected will be given to the British authority. Okay, sorry. तो बेसिकली क्या था, 11 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था पूरा रेवेन्यू। ठीक है, 10/11 पार्ट आपका ब्रिटिश के पास होता था, एंड 1/11 आपका जमींदार के पास। ठीक है, ब्रिटिश को इतना चाहिए ही चाहिए, इतना मिलने के बाद 1/11 जो भी बचेगा वो जमींदार रख सकता है। ये वो है जो रेवेन्यू पीजेंट्स के लैंड पे काम करने के बाद जनरेट होता है, मतलब वो प्रोड्यूस जो भी बेच रहे हैं या जो भी उनका जो प्रोडक्शन हुआ है लैंड से, उसका 11 पार्ट्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ठीक है, 10/11 ब्रिटिश रखते थे और 1/11 जमींदार। तो इट वॉज परमानेंटली फिक्स दैट 10/11 ऑफ द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड विल बी गिवन टू ब्रिटिश अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ बना लो छोटा सा रेवेन्यू, पीजन से जो भी रेवेन्यू आता था उसको 11 पार्ट के हिसाब से 10/11 में बंटता था रेवेन्यू ब्रिटिश के पास, 1/11 जमींदार के पास। सो आई जस्ट रिपीट द लास्ट पॉइंट, इट वॉज परमानेंटली फिक्स दैट 10/11 of the total revenue collected will be given to British authority and 1/11 can be kept by the zamindars. Next you write, the rate of tax on peasant was on the discretion of the zamindars and it was fixed in a arbitrarily manner. ठीक है, रेट जो था वो आपका जमींदार अपने आर्बिट्री के बेसिस पे डिसाइड करता था कि भाई कितना % टैक्स लेना है। उस % ऑफ टैक्स का 10/11 ब्रिटिश के पास जाएगा और 1/11 जमींदार खुद रखेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है परमानेंट कमीशन के अंदर वो है आपका सनसेट क्लॉज। सो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज में लिखना है कि अंडर दिस क्लॉज जमींदार्स हैड टू पे द रेवेन्यू बिफोर द सनसेट ऑफ द प्री फिक्स्ड डेट। तो लेट्स से आज 9th of December है। ठीक है, तो जो भी ब्रिटिश और जमींदार के बीच में क्लॉज एग्रीमेंट सेट हुआ था, अगर उसमें डेट है 10/12/2022, तो जमींदार को जो भी उसका पेमेंट था ब्रिटिश को जो करना था वो बिफोर द सनसेट ऑफ 10/12 से पहले देने ही देना होता था। ठीक है, अब यहाँ पे वो वाला क्लॉज आता है अनटाइमली पेमेंट वाला। जमींदार 10 की जगह अगर 11 भी करेगा ना तो भी ये क्लॉज ब्रेक हो जाएगा। तो 10 मतलब 10 एंड द सनसेट ऑफ 10 मीन्स सनसेट ऑफ 10, 10 का 11 नहीं होना चाहिए, दैट्स द मेन क्लॉज। तो सनसेट क्लॉज में आप लिखो अंडर दिस क्लॉज जमींदार्स हैड टू पे द रेवेन्यू बिफोर द सनसेट ऑफ द प्री फिक्स्ड डेट
इन केस ऑफ नॉन पेमेंट कह लो, डिले पेमेंट कह लो, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट इट वॉज अप टू ब्रिटिश अथॉरिटी दैट दे कैन स्नैच द लैंड ऑफ द जमींदार्स एंड सेल इट और ऑक्शन इट टू समबडी एल्स। तो जमींदारी जो लैंड की ओनरशिप थी, ऑक्शन हो सकती है, सेल हो सकती है, किसी और को दी जा सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द ब्रिटिश एज पर द सनसेट क्लॉज। सो नेक्स्ट पॉइंट यू राइट। अब इस पूरे जो भी परमानेंट कमीशन में इसमें ब्रिटिश दिख गए, रेवेन्यू दिख गया, जमींदारी दिख गई, सनसेट क्लॉज दिख गया, बट पीजेंट्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सो दिस इज आवर लास्ट पॉइंट। देयर वॉज नो प्रोविजन ऑफ रिलीफ टू पीजेंट्स ड्यूरिंग एनी नेचुरल डिजास्टर और कैलामिटी। अगर ज़मींदार ने बोला कि भाई साहब जो भी प्रोडक्शन वाला टाइम है, अगर उसको 10% या लेट्स से 50% टैक्स तो देना ही है, 50% टैक्स पीजेंट्स को देना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि भाई ड्रॉट आ गया, फसल ख़राब हो गई, प्रोडक्शन नहीं हुआ, उसको वो देना ही पड़ेगा, पीजेंट को 50% टैक्स देना ही पड़ेगा। और अगर प्रोडक्ट मतलब जो लैंड से प्रोडक्शन होना था वो नहीं हुआ, तो इस केस में पीजेंट टू फुलफिल हिज एग्रीमेंट वो जाता है साहूकार के पास, मनी लेंडर्स के पास। ठीक है, इंटरेस्ट पे पैसा उठाएगा, यहाँ ज़मींदार है उसको पैसा देगा। ठीक है, अब इसको पैसा देने के बाद ही ओन सर्टेन डेट टू दिस मनी लेंडर, और उसका जो कोलेटरल है या गिरवी जो कह सकते हो, वो इसकी वही लैंड ही होगी। ठीक है, तो या तो ये यहाँ से मरता था ज़मींदार से, या फिर ये मनी लेंडर्स या साहूकार भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो इट वॉज अ वेरी पुअर स्टेट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ आवर कंट्री। आज भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट येस इन ब्रिटिश टाइम इट वॉज वेरी वेरी पैथेटिक। ठीक है, सो द लास्ट पॉइंट दैट यू रोट वॉज देयर वॉज नो प्रोविजन ऑफ रिलीफ टू पीजेंट्स ड्यूरिंग एनी नेचुरल डिजास्टर और कैलामिटी। ठीक है, अब इसी के अंदर राइट डाउन रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, क्या सोच के कॉर्नवालिस भाई साहब आए थे और ये इम्प्लीमेंट करा था। ठीक है, तो यहाँ तक तो लिख लिया था। इसमें सब हेडिंग लिख लो। रीजन फॉर इम्प्लीमेंटिंग परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, इसके अंदर राइट डाउन वेरी फर्स्ट, टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेवेन्यू आता रहे आराम से, उसके लिए इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यू राइट, दिस रेवेन्यू was needed to buy Indian products, टू हैंडल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मतलब इंडिया में रूल करने के लिए इंडिया के एक्सपेंसेस जितने भी हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना हो रहा है या जो भी रॉयल्टी ट्रीटमेंट दे नीडेड टू गेट, वो सब इंडिया के खुद के रेवेन्यू के बेसिस पे ही चल रहा है। तो ब्रिटिश से कोई भी पैसा नहीं आ रहा है, ब्रिटेन से कोई पैसा नहीं आ रहा है, सब कुछ इंटरनली ही जनरेट हो रहा है और इंटरनली ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंसेस इन इंडिया। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंडियन प्रोडक्ट बाय करने के लिए इन एक्सपेंस, और एक्सपेंशन ऑफ British territory, and final point, to bear the expense of war. ठीक है, इसी के अंदर रीजन फॉर इम्प्लीमेंट, फर्स्ट पॉइंट हमने लिख लिया, सेकंड पॉइंट लिख लिया, इसको 1 2 करके लिखते हैं, 1 2। ठीक है, तो इसमें पहला था आपका लॉन्ग टर्म रेवेन्यू। ठीक है, थर्ड इज योर द सेटलमेंट वाज
a paradigm shift in the Indian society whereby anyone can become zamindars who had good connection in East India Company, and in this way there was a rise of neo zamindars who were not only loyal to British but also firm supporters of British Raj. So rise of neo zamindars who were loyal to British and supporters of British Raj. ठीक है, अब इसका रीज़न लिख लिया हमने, अब इसका हम लिखेंगे आउटकम. भाई इम्प्लीमेंट तो हो गई पॉलिसी, तो भाई आउटकम ऑफ परमानेंट, पीसी नहीं होगा, पीएस होगा जो मैंने एक्रोनिम लिखा था. सो आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट इट. परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, मैंने पहले लिखा था, सो सॉरी अबाउट इट, इट्स पीएस. ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंटर मतलब हेडिंग ऐसे लिखो आउटकम, और उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिख लो इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिश अथॉरिटी. ठीक है, इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से इम्पैक्ट ऑन, इसको ना ए लिख लो क्योंकि हम इसके नीचे A1 A2 A3 करके लिखेंगे. इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश अथॉरिटी. ठीक है, अब इसके नीचे लिखो this is A1. In this you write, though up to a great extent it fulfilled the objective of the British rule. Next you write, however, in permanent settlement areas this could not enhance the amount of land revenue because it was inherent in settlement that it was permanent in revenue and company could not increase a single pie even if there is a huge rise in production. भाई 1/11 ही यूज होगा, तो उसमें कोई भी डायनामिक चेंजेस नहीं हो सकते थे. दिस वाज प्री डिफाइंड. तो इन केस कभी प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ और ब्रिटिशर्स हैव दिस चांस टू इंक्रीज दैट चंक ऑफ रेवेन्यू, दे कुडंट इंक्रीज इट. ठीक है, सो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिशर्स. इसके बाद बी लिखो इम्पैक्ट ऑन जमींदार्स. ठीक है, इसके नीचे लिखो B1. though some of these zamindars lost on their land ownership right due to the sunset clause, but majority of them got huge benefit from permanent settlement. It, next right, in continuation only, it not only increased their income but also their prestige in society. ठीक है, अब इसमें ही आप B1 लिखा ना, B2 में अब वो केस आएगा कि भाई ज़मींदार के पास पैसा तो आ रहा है बट यूजुअली जो लोकेशन थी ज़मींदार की वो विलेजेस में थी. ठीक है, एंड सूनर और लेटर व्हाट हैपेंड वाज दैट ज़मींदार्स ना दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ कि भाई पहले तो विलेज था, ये विलेज है, ये ना हम B2 में बनाना, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड अभी हम यूज़ करेंगे इंटरमीडिएटरीज. ठीक है, तो ये विलेज है और ये सिटी हो गया. ठीक है, अब हो क्या रहा है, आइडियल केस में जमींदार और पीजेंट. ठीक है, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होना है वो पीजेंट डायरेक्टली जमींदार को दे रहा है. बट आफ्टर सम टाइम जमींदार सिटी शिफ्ट हो गए. ठीक है, अब यहां एक वॉइड बन गया, राइट, क्योंकि पीजेंट जिसको पैसे देते थे वो तो भाई सब खुद शहर में चला गया, राइट. तो इस वॉइड को फुलफिल करने के लिए इंटरमीडिएटरीज वर
सेटल्ड अप, इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, स्पेलिंग ढंग से लिख देता हूँ, दिस इज योर इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। पीजन से कलेक्ट करते थे विलेज में और जमींदार को सिटी में देते थे, ठीक है। इसके बारे में लिख लो B2 के अंदर, एज फ्यू जमींदार्स मूव टू सिटीज फ्रॉम विलेज, they aligned intermediaries to collect revenue on their behalf. Next, right, in this B2 only, it led to the rise of absentee landlords. The keyword here is absentee. Landlords, intermediaries, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ये सेम ही है तो मैं intermediaries and money lenders in large number, ठीक है। सो ये B2 पॉइंटर्स सारे आपके इम्पैक्ट ऑन जमींदार्स के अंदर आएंगे। कीवर्ड्स हेयर इज योर इंटरमीडिएटरीज, योर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, एंड द रीजन कि विलेज से सिटी में माइग्रेशन हो रहा था जमींदार्स का, ठीक है। नाउ सी यू राइट इम्पैक्ट ऑन पीजेंट्स, उन बेचारों के लिए तो कुछ नहीं था भाई। इम्पैक्ट ऑन पीजेंट्स, ठीक है। इसमें लिखो C1, peasants were left at the mercy of zamindars as they were not the owners of land. Continue. Not only their income was impacted, they were reduced to the status of tenants or sharecropper. Tenant, land ownership थी नहीं, and sharecropper. ये जो वर्ड्स है ना, टेनेंट्स एंड शेयरक्रॉपर्स, ये हम जब हमारा कोर्स खत्म होने वाला होगा तब हम बहुत लेंथ में पढ़ेंगे कि भाई जो चेंजेस थे, जो इम्पैक्ट था वो कितना था, राइट। तो उसके बारे में हम लेंथ में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना लिख लो, ठीक है। सो द लास्ट पॉइंट वाज not only their income were impacted, they were reduced to the status of tenant or sharecropper. Next you write in this only C2, their income declined in drastic manner which led to the rise of money lenders in huge number. मतलब जो अभी मैंने बात करी थी कि वो विशियस साइकिल था जमींदार, पीजेंट्स और मनी लेंडर्स का, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम अमाउंट जो था वो टैक्स में जाता था, तो टू बाय सीड्स फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस या फिर अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए भी दे यूज टू टेक हाई इंटरेस्ट लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स। वो उनके पास एक ही कोलेटरल होता था, या तो ज़मीन या फिर जो प्रोडक्शन होगा। तो एक पूरी साइकिल थी कि वहाँ से जो अमाउंट आएगा वो ज़मींदार को देना है, ठीक है। तो ऐसे ही वो साइकिल कंटिन्यू हुई। So the last point I am repeating, their income declined in drastic manner which led to the rise of money lender in huge number, and peasants were trapped in vicious cycle of debt, DEBT, debt. Write down C3, there was a widespread discontent among the peasants which later fueled many peasants revolts. आगे पढ़ेंगे हम रीजनल रिवोल्ट्स में आपके बेसिकली जो पीजेंट्स मूवमेंट्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल बिरसा मुंडा जो रिवोल्ट था वो पीजेंट्स रिवोल्ट ही था। तो उसका जो प्राइमरी रीजन था वो यही था कि बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो रही थी पीजेंट्स के साथ, ठीक है। लास्ट यू राइट C4, मोर ओवर द कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम फर्दर इंक्रीज द प्रॉब्लम्स ऑफ पीजेंट्स। मतलब ऑब्वियसली इतना कॉम्प्लेक्स आज भी है वो, तो इतना कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम की जो पुअर पीपल ऑफ अ सोसाइटी कांट अफोर्ड जस्टिस, ठीक है, बिकॉज इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना डिले जजमेंट आता है कि यू कांट एक्सपेक्ट जस्टिस ऑन टाइम, ठीक है, आई वुड से। बट येस, इट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट फॉर दोज हु बिलोंग टू अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड, ठीक है। तो सी के बाद लास्ट यू राइट इम्पैक्ट ऑन द लैंड, डी पॉइंट। हमने ब्रिटिश का पढ़ लिया, जमींदार का पढ़ लिया,
ठीक है, पीजेंट्स का पढ़ लिया। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब आखिरी है, डी पॉइंट इज योर इम्पैक्ट ऑन लैंड। So with this we'll end our today's class. So write down D, impact on land. In this you write down D1. There was a rapid deterioration. There was a rapid deterioration of land. There was a rapid deterioration in fertility of land, of specifically of agricultural land. Deterioration in fertility of agriculture land. ठीक है, as there was no investment from British और जमींदार। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आज के टाइम पे तो हमें पता है कि भाई अलग अलग टाइप की क्रॉप एग्रीकल्चर में यूज़ होनी चाहिए, डाइवर्सिफाइड क्रॉप यूज़ होनी चाहिए, और फर्टिलिटी को कैसे इन्हांस किया जाए, कैसे सस्टेन करा जाए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो सब हमें पता है बिकॉज द फार्मर्स आर वेरी मच कनेक्टेड टू देयर लैंड। बट ये जो कनेक्ट होता है ये ब्रिटिशर्स और ज़मींदार का नहीं था लैंड के साथ, और पीजेंट्स इसके अंदर ज़्यादा एफर्ट डाल नहीं सकते थे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द रिसोर्सेज दैट दे हैड इन देयर हैंड वाज वेरी लिमिटेड। ठीक है, तो वो उसमें अपने घर चलाते थे रादर देन पुटिंग इन सम एफर्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लैंड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वाज देयर वाज अ रैपिड deterioration in the fertility of agricultural land as there was no investment from British and zamindars. This was D1. And last D2. Moreover, peasants were not in the status or condition to spend anything on the betterment of the land. Okay, so this is quite obvious. So with this we'll close our today's class. So we have discussed the judicial and the land revenue policies. The very first land revenue policies, which was the permanent commission. तो हमने पढ़ लिया आज. ठीक है. With this, we'll end our today's class. I hope you liked the video. Please like, share, and subscribe. Do leave queries, doubts, question in the comment section, and I'll reply to it. ठीक है. So in the next lecture, we'll discuss Rohatwari and Mahalwari settlement. ठीक है. So till then, thank you. Good day. Keep learning.